में बेच रहे हैं लेकिन बिक नहीं रहा। उसने कहा कीमत कम करो। हम कहे कीमत कम करें तो प्रॉफिट मार्जिन चाहता है, मार्केट में बाकी प्रोडक्ट 80 में बिक रहे, अगर हम 80 में बेचेंगे हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, और प्रॉफिट ना होने का मतलब है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहा। सो व्हाट शुड वी डू? तो उसने कहा मेरे पास आइए, मेरे पास सोल्यूशन है। हमने कहा हमने प्रॉफिट मार्जिन पे सेक्रीफाइस नहीं करना। उसने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड इफ यू वांट टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रॉफिट, आप अपनी कॉस्ट कम करो। आज के जमाने में प्रॉफिटेबिलिटी को रेवेन्यू बढ़ाकर बढ़ाया नहीं जा सकता, आप अपनी कॉस्ट को कम करें। हमने कहा हमने तो ये कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था, कॉस्ट कैसे कम करें? उसने कहा सीएमए पढ़े। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको सिखाएगी कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कैसे करना है। और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करने का आज के जमाना में एक ही तरीका है कि कॉस्ट को कम करें। हमने कहा कैसे कम करें? उसने एक और बात समझाई। उसने कहा रीजंस फाइंड आउट करो कि कॉस्ट इंकर्ड क्यों होती है। हमने कहा ठीक है, हमने रीजंस बता दी, मुझे इनकी वजह से कॉस्ट का इंकर्ड होती है। उसने कहा इन रीजंस को कंट्रोल करो, इनके फैक्टर्स को कंट्रोल करो, डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करो, डिफरेंट टेक्निक्स की हेल्प कर लो जो कि आपको सिखाएंगे कि कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना और कॉस्ट को कम करते हुए हमने प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कैसे करना है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर सब्जेक्ट। सीएमए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिखाएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें ब्रांचेस की दो अकाउंटिंग की जो दो ब्रांचेस उनको मर्ज किया गया। फर्स्ट हाफ में हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएगी, कॉस्ट इंकर क्यों होती है उसकी रीजन बताएगी, कॉस्ट डिपेंड किस पे करती है उसकी रीजन बताएगी, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है ये सिखाएगी। और फिर उसकी बेस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या काम करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उन टेक्निक्स की बेस पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसकी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं और ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसका बेनिफिट हमें करंट टाइम पीरियड में भी हो और इन फ्यूचर भी हो। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की। बेटे पेपर पैटर्न की बात करते हैं। पेपर पैटर्न जिस तरह आपके कैफ के बाकी सब्जेक्ट का है, 2 सेक्शंस हैं बेटे, ए और बी सेक्शन। 100 मार्क्स का पेपर है, टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं। ए सेक्शन में 5 क्वेश्चंस हैं और बी सेक्शन में 4 क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स के होते हैं सेक्शन ए और बी। इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आता है? जैसे अभी मैं प्रीवियस बैच की बात करूं, एक बच्चा जैन है, लिटरली बहुत रोया। रीजन क्या थी? स्टूडेंट की टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। 9 क्वेश्चन 3 आवर्स में अटेम्प्ट करना, सोचने का भी टाइम नहीं होता। आता था लेकिन उसके बावजूद टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उसके 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं हो सका। मोस्टली सीएम में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीए और एसीसीए के स्टूडेंट्स के लिए हवा बना हुआ, टफ है, ये है, वो है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सिर्फ आपने क्या करना है, जो गाइडलाइंस मैंने आपको देनी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। क्लासेस आपने मिस नहीं करनी। जब भी आपने किसी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, अपनी टाइम मैनेजमेंट को डे फर्स्ट ही करेक्ट करो। और दूसरा, बच्चों को टफ क्यों लगता है उसकी रीजन भी देखो, मैं आपको बताती हूँ। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिपोर्टिंग एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आइडिया है? बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? इंटरनल रिपोर्टिंग है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है। इसको एक्सटर्नल रिपोर्टिंग क्यों कहते हैं? आपने शेयर होल्डर को बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में कौन कौन आते हैं? लैंडर्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर आते हैं? नो, शेयर होल्डर इंटरनल होते हैं। ठीक है, तो आपने इन एक्सटर्नल पार्टीज को अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है, अपने कस्टमर्स को, अपने सप्लायर्स को, अपने लैंडर्स को, गवर्नमेंट को, इनको इंफॉर्मेशन देनी। और आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्टिंग है।
आपने इंटरनल स्टेक होल्डर को बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे दी, इस वजह से मुश्किल है। लेकिन बात अभी भी समझ नहीं आई होगी कि इंटरनल रिपोर्टिंग में क्यों आसान, इंटरनल रिपोर्टिंग को हम मुश्किल कह रहे हैं, एक्सटर्नल क्यों इजी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्टिंग है। फर्क क्या है? हम आउटसाइडर को बिजनेस की गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन ना कर दें। देखो ना, अगर कोई मेरे बिजनेस के बारे में पूछेगा तो मैं एग्जैजरेशन करूंगी। मैंने क्या करना है? एसेट्स को ओवर वैल्यूएट करके बताना है, डेट्स की अंडर एस्टिमेशन करके बतानी है, एक्सपेंसेस को अंडर एस्टिमेट करके बताऊंगी, रेवेन्यूज को ओवर एस्टिमेट करके बताऊंगी, ताकि अपेरेंटली मेरे बिजनेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो। अब पता था सबको कि ऐसा करेंगे ये लोग, गलत पिक्चर प्रेजेंट करेंगे बिजनेस की परफॉर्मेंस की। गवर्नमेंट को जब प्रेजेंट करेंगे उल्टा करेंगे ताकि टैक्स कम देना पड़े। लेंडर्स को, इन्वेस्टर को जब इन बिजनेस की रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो अच्छा प्रेजेंट करेंगे ताकि लोग ट्रस्ट करें, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए। इस चीज पे चेक रख दिया गया। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए स्टैंडर्ड्स और IFRS इंट्रोड्यूस करवाए गए। ये हमारे ऊपर एक डंडा है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। हमें स्ट्रिक्टली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उन, और रूल्स एंड रेगुलेशंस गैप्स बने हुए हैं, और जो IFRS इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, हमें उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और उनके प्रॉपर फॉर्मेट्स बने हुए। स्टूडेंट के लिए इसलिए एक्सटर्नल रिपोर्टिंग बड़ी आसान है कि स्टैंडर्ड के रूल्स को एक दफा समझ लो, बस और फॉर्मेट्स को समझ लो और बार बार बस उसी फॉर्मेट में चीजों की एप्लीकेशन करते चले जाओ। इसलिए बच्चे को एक्सटर्नल रिपोर्टिंग आसान लगती है। और जो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है उसमें आपने जो इंफॉर्मेशन देनी वंस इन अ ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स के थ्रू बिजनेस की इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना। इंटरनल रिपोर्टिंग में आप मैनेजर हो, आपका ऑन अ डेली बेसिस पे आपसे बिजनेस की अपडेटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर सकता है। इंटरनल रिपोर्टिंग वंस इन अ ईयर नहीं होती, डेली बेसिस पे भी हो सकती है। इंटरनल रिपोर्टिंग के कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स नहीं होते। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई गैप्स नहीं है, कोई IFRS नहीं है। दैट्स वाई वहां पे क्या प्रेजेंटेशन का स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। आपने इंफॉर्मेशन को कब प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे आएंगे, मैं कहूंगी फलां चीज का एस्टिमेशन लगाएं। अब एस्टिमेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इनको कुछ और लग रहा होगा, उनकी एस्टिमेशन कुछ और होगी, उनकी एस्टिमेशन कुछ और होगी। तो इस वजह से बेटा बच्चों को CMA का सब्जेक्ट जो ना वो बड़ा दुखता है। तो इसको फर्स्ट डे ही मेक इट क्लियर, बहुत मजे का सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसमें आपकी को सेल्फ प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा है। जो टॉपिक मैं करवा रही हूं उसको साथ साथ करते जाओ, लेक्चर्स मिस नहीं करो, तो बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं होगा। जहां लेक्चर्स मिस हो गए, कुछ बच्चों के मिस हुए थे, जहां एक टॉपिक मिस हो गया या एक टॉपिक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, को रिलेट कर रहा है, जहां एक मेजर टॉपिक मिस हो गया, ऑनवर्ड किसी चैप्टर की कुछ समझ नहीं आनी, आपको 100% क्लासेस लें, अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट रखो, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दो, श्योरिटी आपको मैं देती हूँ ये सब्जेक्ट पास हो जाता है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू कंप्लीट। अगली बात, डू यू नो के नेक्स्ट उसमें 26 में क्या चेंज आ रहा है? हाँ जी, ये ग्रुप A से निकल के B की तरफ जा रहा है, इसका वर्जन अपग्रेड हो रहा है, तो ये ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा। तो गोल्डन चांस है कि इसको 100% पढ़कर अभी क्वालिफाई कर लिया जाए, क्लियर कर लिया जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग इजी होती है, मैनेजरियल अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग थोड़ी ट्रिकी होती है, तो वो उसका लेवल थोड़ा टफ कर रहा है। तो बेहतर अभी इजी है, हमें 100% इसको पढ़ के सेट असाइड करें, पास करें। हाँ जी, प्रॉमिस करते हो जैसे मैं गाइड करूंगी वैसे चलोगे? ठीक है, एक दिन का भी लूप होल नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक बेसिक चीज अगर मिस हो जाती है तो ऑनवर्ड वो कभी भी कवर अप नहीं होनी, हर दूसरे चैप्टर में उस बात का जिक्र होगा, तो वो फिर को रिलेट नहीं कर पाओगे, फिर CMA मुश्किल लगेगी। अब आते हैं बुक की तरफ। बुक बेटे मैं हमेशा ICAP की रेफर करती हूँ। ICAP की बुक
और उसके साथ पास पेपर की प्रैक्टिस, पास हो जाता है, डिस्टिंक्शंस भी आ जाती है, उसको 100% आपने कवर अप करना। आखिरी बात, और CMA का जो भी टीचर है बदनाम है ज़माने में, स्पीड बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़माने में बदनाम है? कि स्पीड बहुत ज़्यादा। बेटे बच्चे ना स्टार्ट में इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो ना, ITA पढ़ा, बेसिक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी, FAR 1 पढ़ा, फिर एक और स्टेप आगे गए, FAR 2 पढ़ा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CA का बच्चा जितनी भी है सारी की सारी सिर्फ 100 मार्क्स में और 100% कवर अप करनी, कोई पहले बेस नहीं होती, ठीक है। अब उसका प्रॉब्लम क्या है? सिलेबस ज़्यादा है, मार्क्स कम है। सिलेबस के कुछ कोर एरियाज हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग आपके एग्जामिनर को बहुत पसंद है। टीचर्स जितने भी हैं उन्होंने उन स्पेसिफिक एरियाज जिसमें से पेपर आना ही आना है उसके लिए टाइम स्पेयर करना होता है। इसे जो स्टार्टिंग टॉपिक्स होते हैं उनमें हर टीचर की स्पीड स्टार्ट में ज़्यादा होती है। स्टार्ट में अगर मैं स्पीड स्लो रखूंगी, बच्चों की तरह हम रिंग रिंग के चलेंगे, तो बेटे जो मेजर एरियाज हैं उनके लिए टाइम नहीं बचेगा। और वो जो मेजर एरियाज हम पहले नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए पहले बेस बनाना जरूरी, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा कॉपरेट करना है। चलिए जनाब, ये तो एनी क्वेश्चन अप टू दिस डिस्कशन क्लियर? चलें जनाब, हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं अपने सब्जेक्ट का। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे आज के दिन में कीप इन माइंड बुक्स में नहीं मिलेगा। फर्स्ट वीक में जो कुछ पढ़ाऊंगी वो आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ABC है, वो बुक्स में नहीं मिलेगी। ये ABC मिस हो गई, बाद में आप लोगों को ऑनवर्ड चीज़ों को कोरिलेट करना नहीं आएगा, ठीक है। उसको टेंटिवली अटेंड कीजिएगा। हाँ जी बेटा, किसी ऑफिस बॉय को बुलाइए, इसको वॉशरूम को थोड़ा हटाइए। बस, थैंक यू। साइलेंट प्लीज। चलिए जनाब, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग की ABC पढ़ने जा रहे हैं। ABC की जब मैं बात करती हूँ तो मैं स्टूडेंट को एक बात गाइड किया करती हूँ कि बेटे इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। कभी रियलाइज किया है कि हमें इस लैंग्वेज को कैसे सिखाया जाते? पहले अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं ABC, फिर उनके कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फिर उस पर टेंसेस की एप्लीकेशन होती है, तो फिर हमें उस लैंग्वेज की कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है। हर सब्जेक्ट की इसी तरह ABC होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग के पहले वो 5 पिलर्स के नेम्स, उनकी डेफिनेशंस, फिर डेबिट क्रेडिट रूल, ये ABC पढ़ते हो, समझते हो, इनकी एप्लीकेशन आती है, तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जब तक इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ABC हमारी कंप्लीट नहीं होगी, हम ऑनवर्ड नहीं चल सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये टर्म्स यूज होंगी। आइए जनाब, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? चलें, कॉस्ट तो मैं इलेबोरेट करूंगी। अकाउंटिंग के वर्ड से वेल फैमिलियर हो। अकाउंटिंग क्या है? कौन डिफाइन करेगा? इन विच वी रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसे बुक कीपिंग कहते हैं। और इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ITA में पढ़ा ना, while the science or the art in which we record, classify, summarize, interpret the business transaction, business financial transactions, इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को डिफाइन कर रहे हैं। सिंपल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है। जब सिंपल अकाउंटिंग का वर्ड यूज हो तो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होनी चाहिए। इस अकाउंटिंग में एक ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए जो ऑल ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को कवर अप करे। अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे। मैथ्स
अगर मैं कहूं डिफाइन करो, क्या डिफाइन करोगे? आप कहोगे कि ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें नंबर के मैजिक सिखाता है। ऐसे ही बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जो हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग एटम्स। ऐसा है सब्जेक्ट है काउंटिंग भी, जो हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग बिजनेस। इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डिसाइड करेगी। बिजनेस की लास्ट ईयर परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही, इफ यू नीड दिस इंफॉर्मेशन, फिर आपको क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बिजनेस के लास्ट ईयर में कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या थे, फॉर दिस यू हैव टू स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग। उसकी बेस पे हमने फ्यूचर के बारे में बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं जो बिजनेस की फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे। इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कोई भी सब्जेक्ट जो आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रिगार्डिंग बिजनेस, दैट वुड बी कॉल्ड अकाउंटिंग। और इस अकाउंटिंग में मुझे बिजनेस की किसकी डिटेल जाननी है? कॉस्ट। कॉस्ट इज व्हाट? देखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक एलिमेंट है जिसका नाम है एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आईटी में कितने पिलर्स पढ़े हुए हैं? 5। एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज। याद है बेटे? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने जो एक पिलर, एक एलिमेंट का नाम एक्सपेंस पढ़ा हुआ है, हमारे सब्जेक्ट में उसी एलिमेंट का नाम चेंज है, हम उसे एक्सपेंस की बजाय क्या बोलते? कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मोस्टली जब भी एग्जांपल ली जाती है, एक ट्रेडर की एग्जांपल हम लेते हैं। सीएमए में मैं कहूं या ना कहूं, मैं जब भी एग्जांपल कोट करूंगी एक मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल कोट करूंगी। उसका काम सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है। उसे पहले एक फैक्ट्री बनानी है, चीज़ों रॉ मटेरियल खरीदना है, वर्कर्स रखने हैं, रिसोर्सेज लाने हैं, चीज़ें बनानी हैं और फिर बेचनी है। उसका काम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर हम उसकी कॉस्टिंग ट्रीटमेंट सीख जाते हैं तो ट्रेडर और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कवर अप करना तो प्रॉब्लमेटिक रहता ही नहीं है। दैट्स वाई सीएमए में जब मैं आपको गाइड ना करूं कि मैं ट्रेडर की बात कर रही हूं, मैन्युफैक्चरर की बात कर रही हूं या सर्विस प्रोवाइडर की, तो मैं हमेशा किसकी बात कर रही होंगी? मैन्युफैक्चरर की। तो हम मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट को डिटेल में कवर अप करने जा रहे हैं और उसमें हमने पढ़ना क्या है? कॉस्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? डिवाइड कर देना। और डिवीजन के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। कॉस्ट की ग्रुपिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये चैप्टर 1 आपने आईटीए में पढ़ा भी हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ nature and on the basis of behavior। इन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए हम मैन्युफैक्चरर की टोटल कॉस्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने जा रहे हैं और ये मैं डिवीजन करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। मैन्युफैक्चरर के बेसिकली 2 ही फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस मीन एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड इन द बिजनेस। और वो 2 बेसिक एक्टिविटीज क्या हैं? चीजों को बनाना और बेचना। अब क्योंकि मेजर एक्टिविटीज 2 हैं, मेजर फंक्शंस 2 हैं, इसलिए हम मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट को फंक्शंस की बेस पे 2 ही ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट को इसके अलावा बेटे हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
और दूसरी कैटेगरी है, उससे हम बोलेंगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या फिर हम उसको नाम देंगे सर्विस कॉस्ट का। तो भाई फंक्शंस की बेस पे ये दो ही ग्रुप्स हैं, क्योंकि फंक्शंस दो हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं। जो गुड्स को बनाने पे कॉस्ट इंकर्ड होती है उसे क्या कहेंगे, और जो चीजों को बेचने पे इंकर्ड होगी, a cost that depends on units produced is called production cost, and cost incurred on units sold would be called non-production, non-manufacturing या फिर service cost। है तो छोटी सी बात ये जो भी बोली है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? पहले मैं रिपीट कर दूं अपनी बात को। प्रोडक्शन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन यूनिट्स सोल्ड। अब अगली एक और बात बताओ, इज इट नेसेसरी कि मैन्युफैक्चरर जितनी गुड्स प्रोड्यूस करे सारी सेल हो जाए और कोई इन्वेंट्री ना हो? ऐसा तो बहुत रेयर होता है। इसका मतलब है कि यूनिट प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड वेरी कर सकते हैं। अब अगर आपको एक यूनिट की कॉस्ट गिवन हो और आपसे कहा जाए टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करो, क्या करोगे? एक यूनिट की कॉस्ट गिवन और आपसे कहा जाए टोटल कॉस्ट निकालो, आप यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही ना? अब मेरा अगला क्वेश्चन, कौन से यूनिट्स, प्रोड्यूस्ड या सोल्ड? इट डिपेंड्स विच कॉस्ट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हो इन टोटल, तो क्या कौन से यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे? और अगर आपको 1 यूनिट की कॉस्ट गिवन और टोटल आपसे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट उसने फाइंड आउट करने को कहा है, तो फिर यूनिट्स सोल्ड। तो मेरी स्टेटमेंट का मीनिंग ये था, थ्रू आउट योर सिलेबस याद रखना है, यूनिट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन, सॉरी, प्रोडक्शन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन यूनिट्स, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन यूनिट्स सोल्ड। प्रोडक्शन कहां होती है? फैक्ट्री में। तो एक फैक्ट्री के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी के सारे क्या होंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट। और फैक्ट्री के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट, आपका सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन तमाम डिपार्टमेंट्स की जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हैं? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके जनाब, यहीं पे बहुत सारे चैप्टर की बातों को मैं कोरिलेट करती हूँ। एक्सपेंसेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पिलर एलिमेंट। अच्छा चलो, उसकी तरफ डायरेक्ट जाने से पहले मुझे बताओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अभी आप में से बहुत सारे बच्चों ने बताई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये पढ़ा ना? रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग की किस बुक में होती है? रिकॉर्डिंग जर्नल, जिसे इसके अलावा क्या बोलते हैं? डे बुक्स। फिर समराइजेशन उसमें, सॉरी, क्लासिफिकेशन किस में होती है? लेजर्स में। और दो तरह के लेजर्स, कंट्रोल लेजर एंड इंडिविजुअल लेजर्स आपने पढ़े में। आगे बढ़िए, लेजर से डाटा कहां जाता है? अब आपका जर्नल, जिसे डे बुक्स भी बोलते हैं, मतलब वो जनरल जर्नल भी होता है और स्पेसिफिक जर्नल्स भी होते हैं। आपके जर्नल्स, आपके लेजर्स और आपके ट्रायल बैलेंस में अकाउंटिंग के पांचों एलिमेंट्स होते हैं। एम आई राइट? ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? फाइनल अकाउंट्स, स्टेटमेंट्स बनती है। फिर क्या होता है? अकाउंटिंग एलिमेंट्स की डिवीजन हो जाती है। कुछ एलिमेंट्स इनकम स्टेटमेंट में तशरीफ ले जाते हैं और कुछ चले जाते हैं बैलेंस शीट में। कौन से पिलर्स इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं? इनकम मतलब रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं, बैलेंस शीट में। ओके, तो ये एक्सपेंसेस कहां जाते हैं? एक्सपेंस का नाम क्या है? कॉस्ट। तो अब मुझे बताइए, कॉस्ट या एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में कहां जाते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएंगे। चलो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रिवाइज विद मी।
इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है? सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदर इनकम ऐड करें और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐसी है। अब देखो जवाब तो आपने मुझे दिया, तो जरा गौर भी फरमाइए। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस लिखने की दो ही जगह, या तो एक्सपेंस सीजीएस में जाएगा या ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होगा। इनकम स्टेटमेंट में कोई तीसरा सेक्शन नहीं होता जहां एक्सपेंस लिख सके। पहले तो ये मुझे बताओ, यहां तक बात समझ में आती? सब ओके? एक्सपेंसेस ने कहा जाना है इनकम स्टेटमेंट में, दो सेक्शंस में से किसी एक सेक्शन में जाना है, या वो सीजीएस का पार्ट होंगे या फिर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होंगे। तो बेटे यहां पे अभी से याद रख लीजिए, आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमेशा सीजीएस का पार्ट होगी और यूज होगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है? फिर उसके बाद नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा पार्ट बनेगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, और ये यूज होगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। और जनाब इस पे कंप्लीट चैप्टर है कि सीजीएस ने, सॉरी, प्रोडक्शन कॉस्ट ने सीजीएस का पार्ट कैसे बनना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने कभी नहीं सिखाया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या इसके अलावा कोई मजीद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीजीएस हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलती है? नो। ये ओपनिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यू कहां से आती है? प्रोडक्शन कॉस्ट कहां से आती है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कहां से आती है? ये सब कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग से आती है। इसको डिटेल में कवर अप करेंगे, पूरा चैप्टर है इस पे, वो सिखाता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे सीजीएस तक तशरीफ ले जाती है। ठीक हो गया? अब क्या बात याद रखनी है? नेक्स्ट बात, जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, जितने भी हमने कॉस्टिंग मेथड्स पढ़ने हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल है, ओल्ड है या न्यू है, एडवांस्ड है, जितने भी कॉस्टिंग मेथड्स उनमें ये बात याद रखनी है, कभी गलती से भी ये काम नहीं करना। हमेशा याद रखनी है कि फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, और वो सारे के सारे किसका पार्ट बनते हैं? सीजीएस का। और हेड ऑफिस के जितने भी खर्चे जो डिपेंड करते हैं ऑन यूनिट सोल्ड पे, वो कभी गलती से भी सीजीएस में नहीं जाएंगे, वो हमेशा ट्रीट होंगे एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। आईटीए का चैप्टर याद आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। कैलकुलेट कैसे करना है दोबारा बताइएगा, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन फॉर्मूला है कोई? मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का चैप्टर याद है बेटे? मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का चैप्टर आईटीए में होता था, उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है, वो प्राइम कॉस्ट प्लस एफओएच, वो पूरा जो स्टेटमेंट है ये मेरे इस फ्लो चार्ट पे बेस कर रहा होगा, हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। मैं बहुत डिटेल में ये सारी चीजें गाइड करने जा रही हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स मजीद डिवीजन होनी जा रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट के बेटा जी 3 एलिमेंट्स होते हैं, इनके नंबर फिक्स्ड हैं, ना 3 से ज्यादा और ना ही 3 से कम। वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मैं लिखूंगी, याद आएगा। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को इसके अलावा हमने क्या नाम देना है? पेरोल कॉस्ट। और तीसरा एलिमेंट है ओवरहेड्स, या हम इनको बोलते हैं एक्सपेंसेस। चलें जी, मटेरियल कॉस्ट को डिफाइन करें। रॉ मटेरियल क्या होता है? जो रॉ फॉर्म में है, आपने उससे कुछ बनाना है। चलो चाय बनाते, किससे बनाए? पत्ती, दूध, चीनी, फिर हमने पानी भी डाल दें। चलो जी, पानी भी डाल देते, वैसे तो हमारे यहाँ दूध वाला ही डाल देता है, हम खुद भी डाल देते हैं। डाल दिया, रख दिया, सो गए, उठे तो जिनने चाय बनाई हुई थी। पॉसिबल है? नहीं, बनाने वाला चाहिए, और इसके अलावा चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, तो फिर ही कोई चीज बनती है ना। ठीक है, चलें बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए? ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, सैंड,
फिर हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माना में चले गए, जन्नात टाइप बना दिए। नहीं जी, बनाने वाले चाहिए। ऐसा है, वर्कर्स चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, टूल्स इक्विपमेंट्स चाहिए, बड़ा कुछ चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होती है। ये जो बड़ा कुछ चाहिए, हमने उनको 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया। जो चीज भी आप बना रहे हो, उनको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, इंग्रेडिएंट्स को तो बच्चियां अंडरस्टैंड करती है ना। वैसे तो घरों में आप आजकल बच्चों को भी तरबियत दी जाती है। जमाना बड़ा खराब आ गया, वाइफ से कुट पड़ती है, कुछ बनाना खुद भी आना चाहिए, है ना। तो मेरा ख्याल इतना का काम तो कर लेते होंगे आप लोग भी, कि नहीं? चले, जो चीज भी आपने बनानी है, बनाने के लिए हमें जो आइटम्स चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उनकी कॉस्ट को हम बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। पेरोल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट की तरफ चलते हैं। यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने एक एक्सपेंस पढ़ा हुआ सैलरीज एंड वेजेस के नाम पे, यहां नाम बदल दिया हमने। सैलरीज एंड वेजेस का नाम बदल के क्या रख दिया? पेरोल कॉस्ट कह दें या फिर लेबर कॉस्ट कह दें। अगली बात, प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री बनानी है। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या फैक्ट्री में सिर्फ हमें इंग्रेडिएंट्स और वर्कर्स चाहिए और रिसोर्सेस नहीं चाहिए? चाहिए। आपकी फैक्ट्री के अंदर जितने भी अखराजात हैं, 2 को निकालकर, सैलरीज एंड वेजेस और इंग्रेडिएंट्स, इसके अलावा जितने भी अखराजात हैं, वो सारे के सारे 3rd एलिमेंट में फॉल करते हैं, जिन्हें हम एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स कहते हैं। फैक्ट्री खुद की है तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के अंदर मशीन्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन, रेंट पे हैं तो रेंट के चार्जेस, फैक्ट्री में बिजली का बिल, फैक्ट्री में गैस का बिल, फैक्ट्री में वाटर के चार्जेस, फैक्ट्री के अंदर जनाब PTCL के चार्जेस, इंश्योरेंस, कितने सारे फैक्ट्री में अखराजात होते हैं। इनको सबको हम कलेक्टिवली 3rd एलिमेंट में एक्यूमुलेट करते हैं, जिसका नाम क्या है? ओवरहेड्स या फिर एक्सपेंस। लेकिन लेबर, पेरोल और मटेरियल कॉस्ट भी तो एक्सपेंस ही होता है, तो उसे अलग एक्सपेंस क्यों कहा है? आगे उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाती है ना। आगे जाके आप देखो ना, आपने खुद ही प्राइम कॉस्ट का वर्ड और बाकी सारी चीजें यूज किया करी थी। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसकी डिटेल देनी होती है। लेकिन है मैम, तीनों एक्सपेंसेस दी। तो बेटे, वैसे तो प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी एक्सपेंस है। वैसे तो इनकम स्टेटमेंट का पर्पस है प्रॉफिट निकालना, एक ही दफा सारा रेवेन्यू लिखो, सारे एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट आ जाए। ये ट्रेडिंग सेक्शन उसका अलग और प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन हम अलग क्यों बनाते हैं? क्यों CGS की डिटेल देना, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की डिटेल देना? व्हाई इट इज नेसेसरी? बताओ, जवाब दो। देखो बेटे, पहले था सेंट्रलाइजेशन, अब मैनेजमेंट का स्टाइल क्या हो गया? और डिसेंट्रलाइजेशन से एक नुकसान क्या हुआ? आपने इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए जिनके मैनेजर अपनी अपनी कॉस्ट और रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। पहले कॉस्ट की डिटेल हमें कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज नहीं चाहिए होती थी। अब बजटिंग अगर है तो वो भी एलिमेंट वाइज है, परफॉर्मेंस एनालिसिस है तो वो भी एलिमेंट वाइज भी है, डिपार्टमेंट वाइज भी है, मैनेजर वाइज भी है। इसलिए हमें हर चीज की बहुत ज्यादा डिटेल देना होती है, वरना तो प्रॉफिट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। सारे रेवेन्यूज को एक ही दफा लिख के, सारे एक्सपेंसेस को एक ही दफा लिख के टोटल करो, माइनस कर दो, प्रॉफिट फिर भी वही आना है। चले जनाब, वापस आते जी। जो एक्सपेंसेस है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो वो किस में आएंगे? जैसे शिपिंग फ्रॉम फैक्ट्री टू वेयरहाउस और टू अ स्टोर, वो आपके आएंगे ओवरहेड्स में। देखो, मैंने एक दफा, अगर देखो आपने जिस एक्सपेंस का जिक्र किया, क्या ये कोई इंग्रेडिएंट है? क्या ये सैलरीज एंड वेजेस का पार्ट है? नो। तो फिर अगर ये दोनों नहीं है तो आंखें बंद करके कह दो वो ओवरहेड्स हैं, वो एक्सपेंसेस है। वो अभी आप जो नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हो ना, आप सबके माइंड में चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बेसिस पे बात कर रहे हो। लेट मी कंप्लीट दिस क्लासिफिकेशन, फिर मैं आप ही के क्वेश्चन आपको रिपीट करके आंसर देती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 फिक्स्ड नंबर्स हैं एलिमेंट्स के, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। नॉन प्रोडक्शन, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट, इनके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं?
फिक्स नहीं है, ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी। डिपेंड कि आपको चीज को सेल करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ रही। उसमें से जो कॉमन आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़े हुए, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में जरा याद कीजिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग के अंदर क्या क्या लिखा करते थे, याद करो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट लिखा करते थे। वो सारे एलिमेंट्स हैं आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के। तो उनमें से कॉमन जो है वो मैं यहां पे मेंशन कर रही हूं। लिखते हैं जनाब, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिर उसके बाद है जनाब फाइनेंस कॉस्ट, फिर उसके बाद है आपके पास एडमिन कॉस्ट, और जनाब ये मैंने मेंशन कर दिया एटसेट्रा, ताकि आपको याद रहे इसके अलावा भी पॉसिबल हैं। अब यहाँ याद क्या रखते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हैं, वो कितने हैं, 3। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के एलिमेंट्स फिक्स नहीं है, वो वेरी करते हैं। बिजनेस का स्केल डिसाइड करता है कि आपको चीज को बेचने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ सकती। आगे बढ़िए, अब जो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कॉस्ट की कितनी क्लासेस आपने पढ़ी हुई हैं? 2 पढ़ी हुई हैं। आवाज सही आ रही है? डायरेक्ट कॉस्ट एंड, चलो अब मेरा बेटा जल्दी से मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्ट, हाँ शाबाश, एक ऐसी कॉस्ट जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हों, आइडेंटिफाइबल भी हो और मेजरेबल भी हो। इन वर्ड्स के मीनिंग्स क्या हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हो? आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट को देखो और देखकर आपको क्लिक हो जाए कि इस पे ये खर्चा हुआ है। मैंने बिल्डिंग की बात की, आप लोगों ने फौरन से पहले बताना शुरू कर दिया, भाई वो ब्रिक्स है, सीमेंट है, कंक्रीट है, सैंड है, बोला वो नजर आ रहे। चाय की बात की, इंग्रेडिएंट्स फौरन बोल दिए, आइडेंटिफाइबल है। पेन को देखो, फौरन बोल दोगे कि जनाब इसमें प्लास्टिक है, अंदर रिबन है, इंक है, ये यूज हुई है, भी ये चीजें आइडेंटिफाइबल है। जब मैं आइडेंटिफाइबल मेजरेबल की बात करती हूँ, विद रिस्पेक्ट टू फिनिश्ड गुड बात करती हूँ। अब ये मेजरेबल का मतलब क्या होता है बताओ? जिसकी कॉस्ट का हम एक्यूरेटली अंदाजा लगा सके। हमने एक स्पेसिफिक डिजाइन का सूट बनाना है, उसके लिए कपड़ा कितना यूज होगा, टेलर के पास जाओ, वो आपको एग्जैक्ट एस्टिमेशन बताता है। हमें इस कैपेसिटी का कमरा कंस्ट्रक्ट करवाना है, ठेकेदार के पास जाओ, वो एग्जैक्ट एस्टिमेशन बताता है कि भाई आप एक काम करो, नंबर ऑफ ब्रिक्स इतनी मंगवा लो, सीमेंट के इतने बैग्स मंगवा लो, सैंड ऑन कॉन्क्रीट के इतने ट्रक्स मंगवा लो। वो एक्सपीरियंस्ड है ना, एक्सपर्ट है इस काम में। तो एक यूनिट बनाने के लिए एक्सपेंस कितना इंकर्ड होगा उसको कैलकुलेट भी किया जा सके, ये मेजरेबल का मीनिंग होता है। तो एक ऐसी कॉस्ट जिसमें ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हों कि वो आइडेंटिफाइबल भी हो और मेजरेबल भी हो, दैट कॉस्ट वुड बी कॉल्ड डायरेक्ट। और जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी, वो क्या होंगी? इनडायरेक्ट। ये जनाब मेरे हाथ में डॉलर कंपनी, बहुत बड़ा नाम है, उसका पॉइंटर है। इसने अपनी इस पेन को सेल करने के लिए वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इंकर्ड किए होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि देखो वो कहां है वो एक्सपेंसेस, क्या आपको नजर आ रहे हैं? क्या पेन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि डॉलर कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई होगी, सेलिंग एंड मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई होगी? मुझे कैलकुलेट करके बताओ, कैन यू? नो। तो कीप इन माइंड, आपकी ये जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसकी नेचर हमेशा क्या होगी? इनडायरेक्ट। ये कभी भी डायरेक्ट नहीं होती।
क्योंकि ये ना तो हमें किसी फिनिश प्रोडक्ट को देखकर नजर आती है और ना ही हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसकी नेचर क्या है, इनडायरेक्ट। बट एज फॉर एज प्रोडक्शन कॉस्ट इज कंसर्न, क्या सीख कर आए हो कि बेटे इसके दोनों एलिमेंट्स डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट। अब इनको तो चैप्टर्स में जाके डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ इन दो क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए हम एग्जैक्टली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। वो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में चलेंगे, वहां पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। बिफोर लास्ट क्लासिफिकेशन हम कॉस्ट के पूल्स बनाते। पूल्स किन्हें कहते हैं, जहां पे कॉस्ट को सम अप किया जा सके। प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 कॉस्ट पूल्स बनते हैं। उन कॉस्ट पूल्स का नाम क्या है? एक पूल का नाम है प्राइम कॉस्ट, एक पूल का नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड का नाम भी देते हैं FOH जिसे कह लें। तीसरा पूल है बेटे आपके पास, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। चलिए फोकस कीजिएगा, रिकॉल करो अपनी मेमोरी को और मुझे बताओ, प्राइम कॉस्ट अगर एक पूल है तो बहुत कुछ हमें इसमें एक्यूमुलेट करना है। इसमें क्या कुछ है एक्यूमुलेट करना है? ये प्रोडक्शन कॉस्ट का वो पूल है जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 और डायरेक्ट कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, इसलिए हम इसे डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का नाम भी देते हैं। इसमें इंक्लूड है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में जब आप प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, उसके फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट हाफ में आप डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते थे, उसे क्या नाम देते थे? प्राइम कॉस्ट का। क्या बच गया प्रोडक्शन कॉस्ट में? ऑल इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स। और उन तीनों इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स को हमने एक्यूमुलेट करना है किस में? FOH के अकाउंट में। FOH के अकाउंट में इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स ऐड होते हैं और प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। एक क्वेश्चन है आपसे, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी इनडायरेक्ट है, FOH में ऐड कर दें? यस, कॉन्फिडेंटली बोलो। नो, नहीं ऐड करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे? इसका नाम क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड, या फिर क्या बोला है? फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें एक्यूमुलेट करने। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नो डाउट इनडायरेक्ट है, वो कभी भी FOH का पार्ट नहीं होगा। अगर वो FOH का पार्ट बना दिया, उसे कहां चले जाना है? उसे कहां चले जाना है? CGS रॉन्ग, GP रॉन्ग, आगे से ऑनवर्ड सब रॉन्ग चलेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल रॉन्ग। तो इसलिए क्लासिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी मैटर करती। तीसरा पूल, आगे चलें जनाब। कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहा था आपने? लेबर एंड FOH को कहा था, ठीक है। चलिए मैं अपने इस फ्लो चार्ट में ये हाईलाइट कर रही हूं कन्वर्जन कॉस्ट के एरिया को। आपके इस फ्लो चार्ट में ये जो हाईलाइटेड एरिया, ये कन्वर्जन कॉस्ट है। मैंने इस हाईलाइटेड एरिया की हेल्प से कन्वर्जन कॉस्ट के फॉर्मूलाज बनाने, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1, इसको यहां लिख दूं, कन्वर्जन कॉस्ट। बेटा जी कल मैंने इस रूम में क्लास नहीं लेनी, व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा है। कन्वर्जन कॉस्ट की तरफ आते हैं। 2 तरीके हैं। एक मेथड क्या है, जरा गौर कीजिएगा व्हाइट बोर्ड पे सब स्टूडेंट्स। अगर मैं इस हाईलाइटेड एरिया में डायरेक्ट मटेरियल को भी ऐड कर दूं, ये किसके इक्वल होगा?
प्रोडक्शन कॉस्ट के इक्वल होगा। तो अगर मुझे क्वेश्चन में टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल गिवन हो और वो मुझे कहे कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करो, मुझे क्या करना चाहिए? मैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल को माइनस कर दूंगी। इससे एक बात और समझ में आ रही है, कीप इन माइंड कि कभी भी डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला नंबर 1 ये है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा फॉर्मूला, दूसरी अप्रोच बेटे ये है कि जो मैंने एरिया हाईलाइट किया हुआ इसके हर इंडिविजुअल कंपोनेंट को मैं ऐड कर दूं। तो चलिए दूसरी अप्रोच यूज करते हैं। इस हाईलाइटेड एरिया में 2 डायरेक्ट कंपोनेंट है, इनको पहले लिख देते हैं, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाकी तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो इनडायरेक्ट हैं। आप चाहो तो उनको अलग अलग लिख दो, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या उनको अलग अलग लिखने की बजाय उनके पूल का नेम लिख दो। जब आपने एफओएच लिख दिया तो अंडरस्टूड बात है कि इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कुछ ऐड हो गया। तो जनाब ये इसकी सेकेंड अप्रोच है। थर्ड अप्रोच जो हमें बुक्स में मिलती है वो क्या लिखता है, जो आप अभी बोल रहे थे। बुक्स में हमें कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला मिलता है डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि वो कम होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किनको नाम देकर आए हो, जरा अपनी मेमोरी को रिकॉल कीजिए। हाँ, ऐसे एक्सपेंसेस जो रूटीन में नहीं होते और कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे किए जाते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। या ये जिस तरह रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी क्या चीज है? किसको प्रीमियम देते हैं? स्पेसिफिकली कौन सी कंपनी? पेरेंट कंपनी। हाँ जी, उनको जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसे कहते हैं रॉयल्टी। वो डायरेक्टली हम उसका बेनिफिट मैन्युफैक्चरिंग में ले रहे होते हैं, इसलिए वो हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्योंकि ये कम होते हैं इसलिए इग्नोर कर दिए जाते हैं। बुक्स में कन्वर्जन कॉस्ट का हमें फॉर्मूला मिलता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एफओएच। बट ये याद रखना है, वो लिखते नहीं है, इग्नोर करते हैं, बट इट डजंट मीन कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट है। हाँ जी, यहां तक कोई क्यूरी क्लियर? चलें जनाब, आईटीए के उस चैप्टर में आखिरी बात की तरफ चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट की कितनी क्लासेस पढ़ी? वेरिएबल कॉस्ट, याद करो, फिक्स कॉस्ट, उसके बाद क्या पढ़ी बेटे? मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक है, बिहेवियर नहीं है। हाँ जी, आपने बिहेवियर की बेस पे कॉस्ट की 4 क्लासेस पढ़ी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स कॉस्ट, और आखिरी क्या पढ़ी? स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये हम डिटेल में इस फ्लो चार्ट के बाद रिवाइज करते हैं बेटे, बातें नहीं सुनिएगा बात को। बिहेवियर की बेस पे कॉस्ट की 4 क्लासेस हैं, चारों में से 2 प्योर क्लासेस होती हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। जो मिक्स कॉस्ट होती है वो मिक्सचर है वेरिएबल प्लस फिक्स का, और हमें कहीं मिक्सचर नहीं चाहिए। हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आगे जाना है तो मुझे कॉस्ट के प्योर बिहेवियर चाहिए, या तो कॉस्ट प्योरली वेरिएबल होनी चाहिए या प्योरली फिक्स होनी चाहिए। मिक्स कॉस्ट को हम सेपरेट कर देते हैं, कैसे करना वो सीखेंगे कि मिक्स कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट कैसे करना है। स्टेप फिक्स कॉस्ट में स्टेप अप पोर्शन कैसे अलग करना है, फिक्स पोर्शन को कैसे अलग करना है, ये हम सीखेंगे। बट यहां आपने क्या याद रखना है कि कॉस्ट के प्योर बिहेवियर्स 2 ही हैं। हमें पूरे सिलेबस में आपको कहीं पे भी मिक्स कॉस्ट नहीं नजर आएगी, अगर आएगी फौरन उस पर टेक्निकल अप्लाई करके उसके दोनों कंपोनेंट्स को आपने सेपरेट कर देना है। कॉस्ट के 2 ही पेयर बिहेवियर्स हैं, या वेरिएबल कॉस्ट है या फिर फिक्स कॉस्ट है।
यहां पे याद क्या रखना है आपने, प्राइम कॉस्ट का बिहेवियर आपने हमेशा एज्यूम करना है वेरिएबल, अनलेस अनटिल आपको एग्जामिनर खुद ना कह दे कि प्राइम कॉस्ट इज फिक्स्ड। अदरवाइज वो कहता नहीं है प्राइम कॉस्ट को थ्रू आउट सिलेबस हमेशा इसका जो आपने बिहेवियर एज्यूम करना है वो क्या करना है, वेरिएबल, ये कभी भी फिक्स्ड नहीं होगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे फैक्ट्री वाली चाहे वो बेटे आपकी नॉन प्रोडक्शन, इनमें हमें दोनों तरह के बिहेवियर्स मिलेंगे। ये वेरिएबल भी हो सकते हैं और ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं। इसी तरह ये वाली इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये आपकी वेरिएबल भी हो सकती है और ये आपकी फिक्स्ड भी हो सकती है। अभी ये छोटी छोटी सी बातें लग रही हैं, आईटीए का चैप्टर लग रहा है रिवाइज करें, लेकिन हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें बेसिक जो है अपने सीएमए के लिए रिवाइज की है। ये कल बातें आपके फिंगर टिप्स पे इसी तरह होनी चाहिए, ठीक है। अभी है थोड़ा और एब्जॉर्ब हो सकता है, नो चले इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, कल मिलते हैं, ठीक है जी बेटे। वेट अ मिनट प्लीज। शिपिंग चार्जेस, इनका क्वेश्चन सुनिएगा बेटे, देखो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं ज्यादा आसान कर देती हूँ आपके लिए। शिपिंग चार्जेस कैरेज होती है ना, शिपिंग चार्जेस क्या है, कैरेज है। जो पढ़ा हुआ मैं उसी के रेफरेंस से आपको आंसर देती हूँ। कैरेज दो तरह का होता है, क्या डिफरेंस होता है, इनवर्ड किससे रेलिवेंट होता है, परचेसिंग से रेलिवेंट। किसका पार्ट बनाते आए हो, सीजीएस का। कैरेज आउटवर्ड सेल्स से रेलिवेंट होते हैं और सेल्स से रेलिवेंट जितने एक्सपेंसेस हैं उन्होंने कहां जाने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये कह रहे हैं शिपमेंट चार्जेस, अब मेरी बात सुने, मैं एलेबोरेट कर रही हूं, आपने खुद मुझे आंसर देना। शिपमेंट चार्जेस इफ रिलेटेड विद द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, shipment charges if related with the purchase of raw material, CGS। लेकिन वो किसका पार्ट होंगे, उनका क्वेश्चन ये है कि वो ओवरहेड्स में जाएंगे या मटेरियल में जाएंगे। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन्वेंट्री का चैप्टर आईटीए में पढ़ के आए हो, वहां पे उसने आपको सिखाया था कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट ऑफ WIP इन्वेंट्री इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज इक्वल टू व्हाट। पहले तो मुझे उसका जवाब दीजिए, और आसान कर देती हूं। परचेस कॉस्ट क्या परचेस एक्सपेंस के इक्वल होती है, क्या परचेस कॉस्ट परचेस एक्सपेंस के इक्वल होती है, नहीं। जब आपसे कहा जाए, बेटे 2 मिनट के लिए, जब आपसे कहा जाए कि बेटे परचेज कॉस्ट फाइंड आउट कीजिए, तो कीप इन माइंड उसमें ना सिर्फ परचेज एक्सपेंस होता है, परचेज प्राइस इंक्लूड होती है, बल्कि चीज को खरीदने के लिए, उसे यूजेबल कंडीशन तक लाने के लिए, अपने गोडाउन तक लाने के लिए जितने भी आपको एक्सपेंसेस इंकर्ड करना पड़ते हैं वो परचेज कॉस्ट का पार्ट होते हैं। तो अगर वो आपके शिपमेंट चार्जेस, कैरेज इन वर्ड चार्जेस आर रिलेटेड विद द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो फिर किसका पार्ट होंगे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट। फिनिश प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करें हो तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट ने बड़ा आसानी से आपको समझाया था। फिनिश गुड्स कहां आते हैं, सीजीएस का पार्ट होते हैं। तो इसलिए फिनिश गुड्स से रेलेवेंट जो एक्सपेंसेस हैं वो फिनिश गुड्स के अकाउंट में जाने चाहिए अगर वो आपने परचेज किए हैं। देखो मैं अब मुझे नहीं याद कि वो आपने डिटेल में क्वेश्चन किए या नहीं किए। नॉर्मली मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी डिमांड से कम है तो वो फिनिश गुड्स परचेज भी करता है। अगर उसने फिनिश गुड्स को परचेज किया है और उस पे शिपमेंट चार्जेस हैं तो सीजीएस, और अगर फिनिश गुड्स को सेल करने के शिपमेंट चार्जेस हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ जी, और पूछिए, जब तक सेटिस्फाई नहीं होते क्वेश्चन पूछते जाएं। ये क्या बात हुई, मैम देखिए जो दिखाएं।
शिपिंग की एग्जांपल मैंने इस तरह की है कि जो एक्सपेंसेस हैं जो फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि इस शिपमेंट चार्जेस ने कहाँ जाना है। ठीक है, चीज बन गई है, ठीक है, अब सुने बात, फैक्ट्री से आगे या वेयर हाउस में या हमारे जो शॉप है वहाँ पे या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ तक जानी है, वो कॉस्ट है वो हम प्रोडक्शन में लेंगे या नॉन प्रोडक्शन में लेंगे? वो सेलिंग एक्सपेंस में जाएगा। वो अब आप हैंड ओवर कर रहे हो, अपने हेड ऑफिस को हैंड ओवर कर रहे हो, तो वहां से एक्सपेंसेस आपके नॉन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गए। और इसके अलावा ये यूजुअली सीरियस में नहीं आता ये जो जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट जो सीरियस। बेटे ये कब आपने पढ़ा? मुझे भी दिखाइएगा जहां आपने पढ़ा। ऐसा तो कहीं नहीं है बच्चे, ये दिखाइएगा आपने जहां पढ़ा। बेटे ना आईटीए पढ़ाया 6-7 साल, फार 1 पढ़ाया, सीएम में 20 सालों से पढ़ा रही हूँ, हर बुक पढ़ा ली, मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा। मैं वेल अवेयर हूँ उनके सिलेबसेस वगैरह से, ऐसी तो बात हमने कहीं नहीं पढ़ी। वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। यस, देखो आप चीजों को ना सिंप्लीफाई रखो। अगर कस्टमर की तरफ फिनिश गुड्स जा रहे हैं तो आप कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उनको फॉरवर्ड कर रहे हो, सेलिंग से रेलिवेंट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दो भाई। और जब तक फिनिश गुड्स आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती उससे पहले के सारे एक्सपेंसेस प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है, और अगर वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है तो वो कहाँ जाएंगी? सीजीएस में। एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड योर फिनिश्ड गुड्स एंड हैंड ओवर टू द हेड ऑफिस, उसके बाद के सारे एक्सपेंसेस आपके सेलिंग एक्सपेंसेस में फॉल करते। जी बेटे, रॉ मटेरियल खुद ही आपने आंसर दे दिया। रॉ मटेरियल पे किसका होल्ड होता है, किसका स्टेक होता है? फैक्ट्री ने उसे यूज करना होता है, ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है। स्टोरेज कॉस्ट इफ रिलेटेड विद द फिनिश्ड गुड्स वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है, इफ रिलेटेड विद रॉ मटेरियल वो फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड। रॉ मटेरियल किसकी पोजेशन में होता है? फैक्ट्री की पोजेशन में होता है। व्हाई? फॉर प्रोडक्शन। जब आपने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, जब तक वो कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती। और जब फिनिश गुड्स कंप्लीट हो गए, रेडी फॉर सेल हो गए, उसके बाद के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉन प्रोडक्शन होते हैं। ये वेयर हाउस वाली एग्जांपल्स वहां दी हुई है, आईटीएम में भी दी हुई है, सीएमए में भी दी हुई है। आपके वेयर हाउस के चार्जेस कहां जाएंगे ये डिपेंड करता है कि उस वेयर हाउस में क्या है। अगर वेयर हाउस में रॉ मटेरियल है तो बेटे वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, अगर उसमें फिनिश्ड गुड्स हैं तो वो आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट में कहां जाएंगे जनाब? आप बात कर रहे हो वेयर हाउस के चार्जेस की। क्या वेयर हाउस के चार्जेस कोई इंग्रेडिएंट है? तो वो मटेरियल नहीं है। क्या वेयर हाउस के चार्जेस आर द पार्ट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस? नो, वो लेबर कॉस्ट नहीं है। तो हर वो खर्चा जो ना इंग्रेडिएंट है ना पार्ट है सैलरीज एंड वेजेस का, तो वो फिर डेफिनेटली क्या है? ओवरहेड्स। अगली बात भी समझाए देते हैं। क्या ओवरहेड्स आइडेंटिफाइबल होते हैं, मेजरेबल होते हैं? नो। डायरेक्ट हुए या इनडायरेक्ट हुए? इनडायरेक्ट। किसका पार्ट होंगे? एफओएच का। वो फिक्स्ड है या वेरिएबल हैं? ये तो डिपेंड करता है। वो वेयर हाउस के चार्जेस अगर रेंट है तो फिक्स्ड है, कोई और चार्जेस हैं तो वो वेरिएबल है। हाँ जी, और 100% सेटिस्फेक्शन करें, आज खूब तंग करें। जी बेटा आगे, शाबाश, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूं बेटा। कभी भी आप देखोगे मेरी तरफ से स्टूडेंट को डिस्करेज नहीं किया जाएगा। मैं अप्रिशिएट कर रही हूं, इन्होंने क्वेश्चन रेज किए, इन्होंने किए। आगे बेटे आपकी तरफ से भी। ये आपके कंप्लीट सिलेबस का एबीसी है, ठीक है। अभी मैं एबीसी पढ़ा रही हूं, उसको समराइज करना तो सिलेबस में सीखेंगे। और थोड़ी सी समराइजेशन तो मैंने बता दी कि इन सब को ऐड करो तो सीजे। चलो एक काम करते हैं, समराइजेशन की तरफ चलते हैं जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लिसन मी, आईटी में मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का पार्ट पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ा। आपका जो ट्रेडर है उसके फाइनल अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से पहले क्या बनाता है?
मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट। आफ्टर ट्रायल बैलेंस मैन्युफैक्चरर पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनाता है, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाता है और फिर बैलेंस शीट बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। अब जरा अगर मैं आपको उसका फॉर्मेट रिकॉल करूं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट के ये 2 पार्ट्स थे। पहले पार्ट में आप प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। कैसे कैलकुलेट करते थे? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आता था? प्राइम कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट के दूसरे हाफ में आप क्या कैलकुलेट करते थे? एफओएच। कैसे? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एफओएच आया। फिर आप क्या करते थे? प्राइम कॉस्ट को और एफओएच को ऐड करते थे। आपके पास क्या आती थी? क्या मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट क्या एंड होती थी? नो। फिर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आप उसमें ऐड करते थे और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी उसमें से माइनस करते थे। आपके पास क्या आता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कल की असाइनमेंट सुनो, मुझे आपने डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस लॉजिकली? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड? इन दोनों में फर्क क्या है? अपेरेंटली तो बात एक ही लगती है। चलें एक स्टेप आगे बढ़ो। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आती थी, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट एंड हो गई। फिर इसका क्या करते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस को आगे कहां ले जाते थे? यस। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनती थी और इनकम स्टेटमेंट में सीजीएस में ले जाते थे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और यही बात मैंने ऊपर लिखी हुई। मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट ने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कैलकुलेट करके देनी है। उस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस को आपने उठाना है और कहां लेकर आना है? सीजीएस पे। ये इसकी समराइजेशन। जी बेटे। देखो मैंने आपसे ये बात की कि बेटे सिर्फ इन 2 पॉइंट्स की बेस पे हर एक्सपेंस को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हमें कुछ और मेजर्स भी ऑप्ट करने पड़ते हैं, जिसमें से एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं। तो उसके लिए जैसे कस्टमर रिक्वेस्ट पे आपने कोई स्पेशल एक्सपेंस किया, वो भी डायरेक्ट है। मजीद अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं तो देखो, मुझे बताओ, उस चैप्टर में ना वो आपको लेबर कॉस्ट देकर बताता था, पूछता था कि बताओ ये जो गिवन लेबर कॉस्ट है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? कैसे डिस्टिंग्विश करते थे? वहां तो कोई आइडेंटिफाइबिलिटी मेजरेबिलिटी नहीं होती थी। बताओ उन एमसीक्यूज का आंसर कैसे दिया था? गलत हो गया ना? नो। चलो मुझे एक बात बताओ, सैलरीज एंड वेजेस हैं, लेबर कॉस्ट, पेरोल कॉस्ट। आपने तनख्वाह दी है वर्कर को, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या इनडायरेक्ट? डिपेंड्स। अच्छा, स्टेटमेंट को मैं चेंज करती हूं। सैलरीज एंड वेजेस पेड टू सुपरवाइजर, मैनेजर। क्यों? प्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे आप ना। अदर क्राइटेरियाज मुझे बता रहे हो, जो मैं कह रही हूं कि आपको अदर क्राइटेरियाज की हेल्प भी लेनी। देखो लेबर कॉस्ट कितनी डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ वर्कर पे। 2 तरह के वर्कर्स होते हैं, कुछ वर्कर्स डायरेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। क्या फर्क होता है इन दोनों में? चलो कॉलेज की एग्जांपल लो, यहाँ तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। कॉलेज में भी डायरेक्ट वर्कर्स और इनडायरेक्ट वर्कर है। देखो सुनिएगा बेटे, आपके बिजनेस की कोर एक्टिविटीज से जो लोग कोरिलेट हैं वो डायरेक्ट है। आपका बिजनेस चाहे मैन्युफैक्चरिंग का है, चाहे सर्विस का या ट्रेडर है, आपके बिजनेस की जो कोर एक्टिविटी है उसके साथ जो डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व हैं वो डायरेक्ट वर्कर हैं। जैसे कॉलेज में की कोर एक्टिविटी क्या है? एजुकेशन की फैसिलिटी को रेंडर करना है। कौन कर रहा है? सिर्फ ये डायरेक्ट है। बाकी सारा स्टाफ, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, फ्रंट ऑफिस, ये सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट। फैक्ट्री के अंदर कितने लोग बैठे हुए? जर्नल मैनेजर है, मैनेजर्स है, सुपरवाइजर है, स्टोर कीपर है, स्वीपर है, फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, बहुत सारा अमला बैठा हुआ है। 2 तरह का।
जो प्रोडक्शन का काम करें चाहे हाथों से या मशीन की हेल्प से, सिर्फ वो डायरेक्ट है। बाकी उनके बॉस, उनके जूनियर, उनके सीनियर जितने लोग भी बैठे हुए वो क्या है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वर्कर्स को जो हम बेसिक सैलरी पे करते हैं, सिर्फ ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। बाकी सारी की सारी क्या है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। हाँ जी सामने, चलें ठीक है, मैं आ रही हूं। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो बेटे कहने का मकसद ये है कि सिर्फ इन दो क्राइटेरिया की बेस पे मटेरियल की तो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। बाकी कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने डिटेल में डिस्कशन करनी है इंडिविजुअल चैप्टर में। मटेरियल को कवर अप करने के लिए 2 कंप्लीट चैप्टर हैं, आपने ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई है। लेबर कॉस्ट पे पूरा एक चैप्टर है, फैक्ट्री ओवरहेड के 3 चैप्टर्स हैं जहां पे डिटेल आपने ये डिस्कशन करनी है, जहां ये चीजें सीखनी है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड सीजीएस का पार्ट बनता है या डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड? बताएं वजह, रीजन नहीं पता? आपने कल ये 2 क्वेश्चन सोच कर आने। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जाती है, कौन सी जाती है, यूज्ड या परचेज? लॉजिकली मुझे कल इसका आंसर देना है, और इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक और असाइनमेंट भी दी है, वो क्या है? ठीक है, तो ये आपने कल 2 बातें सोच कर आनी है, कल इस पे मज़ीद डिस्कशन होगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।